खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। अपने पिताजी की प्रेरणा से कर रहे हैं जनसेवा राकेश साज। मनुष्य के सामने कभी कभी ऐसी घटनाएं या परेशानियां सामने आती है जो अच्छे कार्य करने के लिए भगवान उन्हें एक आईना दिखाती है, मगर मुसीबत टलने के बाद मनुष्य को याद रखना जरूरी है। जैसे कहीं कथा सुनने मनुष्य जाता है तो वो सोचता मैं भीखता कराऊंगा, मगर घर जाकर भूल जाता है। ऐसे ही जब मनुष्य किसी के दाह संस्कार में जाता है तो वो सोचता है कि मनुष्य ना कुछ लाया है ना कुछ लेकर जा रहा है। हमें बुराई नफरत छोड़कर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार व उनकी सहायता करना चाहिए, मगर गंगा घाट से लौटकर वो सब भूल जाता है। अगर वो याद रखे तो अपने जीवन के साथ दूसरे का जीवन भी सुखमय बना सकता है। सर जी, एशियन ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी और आप जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं जनसेवा, वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एशियन ट्रस्ट की स्थापना हमारे पिता स्वर्गीय साद सहदेव नारायण ने 1990 में की थी। उसके बाद पिताजी हमारे इस ट्रस्ट को चलाते थे। 2008 में हमारे पिताजी का निधन हुआ। उसके बाद मैंने इस ट्रस्ट को अपने हाथों में लिया। प्रेरणा का सवाल जहाँ तक है, जब सुनामी आई थी उस समय मैं पोर्ट ब्लेयर में था और सुनामी की त्रासदी मैंने अपनी आंखों से देखी। रात में ना तो मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल था, ना जमीन पे लेटने के लिए कोई बिछौना था। मेरे को समझ में आया कि इस पैसे का जो भगवान ने दिया है इसका क्या उपयोग, जो कि जेब में हमारे पास काफी पैसा था लेकिन हम उस सुविधा को नहीं खरीद सके। तब से मेरे को प्रेरणा मिली और हमारे पिताजी की भी प्रेरणा बहुत बड़ी थी इसके अंदर जनसेवा कराने की। इस ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं और नाम क्या है उनका? इस ट्रस्ट में इस समय मैं हूं, मेरा छोटा भाई चमकेश साद, डॉक्टर रजनी सरीन, मेरी पत्नी मधु साद, हमारे छोटे भाई की पत्नी रंजना, मेरी बेटी प्रिया साद और नम्रता साद इस ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। सबसे पहले जनपद फर्रुखाबाद में आपने जनसेवा का कार्य किस स्तर से कौन से सन में किया, स्वास्थ्य मेडिकल साइट लगाकर? सबसे पहले मैंने जनसेवा का कार्य 2009 में दिल्ली में किया था। हमने वहां पर 3 कैंप लगाए थे। फिर हमारे दिमाग में आया क्यों ना ये सेवा हम अपने प्रांत की करें, जहां पर मैंने जिस मट्टी में मेरा जन्म हुआ है। और 2010 से मैं साल में 2 कैंप मेडिकल कैंप लगाता था, जो कि बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया था, जिसके कम से कम लास्ट में 5000 मरीजों का इलाज किया गया एक दिन के अंदर। इस कैंप की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अगर कोई भी मरीज की कोई भी बीमारी डिटेक्ट हुई जो कि फर्रुखाबाद में उसका इलाज नहीं हो सकता था, उन मरीजों को ले जाकर मैंने दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल तक में उनके ऑपरेशन कराए हैं और उनका स्वास्थ्य। सर जी, आपका एशियन ट्रस्ट जो है इस कब संचालित हुआ था? एशियन ट्रस्ट हमारे पिताजी ने सन 2000 में बनाया था, सन 1990 में कराया है। कुछ डॉक्टर दिल्ली के भी तो आपने लाए यहाँ मरीजों की जांच वगैरह कराने के लिए? जितने भी कैंप लगते थे उसमें 8-10 डॉक्टर दिल्ली से आते थे, बाकी सब फर्रुखाबाद के होते थे। उसके पश्चात में ये आपने दिव्यांग शिविर शुरू किया, ये कब से यहाँ शुरू किया? 2019 में तक ये हमारा बड़ा वाला शिविर चला। 2020 में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद हमें इसकी परमिशन नहीं मिली, तो 2021 में मैंने दिव्यांग शिविर चालू किया। उसकी परमिशन गवर्नमेंट ने हमें दे दी थी और उसके आधार पर हमने शुरू में 4, अब हम 3 और 2 कैंप लगाते हैं हर साल। सर, इस बीच में आपने कंबल वितरण और मतलब जो कपड़े वितरण का भी कार्य किया? बीच बीच पे जरूरत के हिसाब से हम कंबल वितरण भी करते रहते हैं, कपड़े वितरण भी करते रहते हैं, और अगर बाढ़ ग्रसित होता है उसमें खाने का वितरण भी हम करते रहते हैं। इसी क्रम में मैंने 2019 में लोहिया हॉस्पिटल में एक किचन चालू किया, जहां से हर आदमी को रोज खाना जो भी जाता है उसको मिल जाता है।
और 2021 से मैंने कंप्यूटर क्लास चालू की, जहां 200 बच्चों को निःशुल्क 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है। डिप्लोमा भी देते हैं क्या उसको? जी हाँ। उसके बाद उनको जब कंप्यूटर का साल पूरा हो जाता है तो उनका एग्जाम होने के बाद उनको डिप्लोमा दिया जाता है। कुछ मैंने पिछली बार देखा कि बाहर राहत सामग्री भी वितरण की गई आपने गंगापार क्षेत्र में लोगों को। जब बाढ़ आई है तब तक प्रयास किया गया है कि जो भी सहायता की जा सकती हो वो की जाए। एक बात बताइए सर जी, यहाँ मैंने देखा है जितने भी समाज सेवी हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जनसेवा दिखावा करते हैं। किसी को तो अपना व्यापार बढ़ाना होता है और किसी को अपनी दुकान चलानी होती है और किसी को चुनाव लड़ना होता है, चाहे वो किसी भी चेयरमैन को, विधायक को, सांसदी को, उस हिसाब से सेवा करते हैं। लेकिन आप दिल्ली में रहकर फिर भी फर्रुखाबाद वालों से आपका इतना दिल लगा हुआ है, आप निस्वार्थ भाई सेवा करते हैं लोगों की विभिन्न तरह से। इस विषय में कुछ बताएंगे आप? भाई साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये मेरी जन्मभूमि है। मैं फर्रुखाबाद की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ, मेरा बचपन यहीं बीता, स्कूल भी मैंने यहीं से अपना किया। मैं जरूर जाके दिल्ली में सेटल हो गया अपने व्यापार के सिलसिले में, लेकिन मेरी मोहब्बत प्यार आज भी हमारी मिट्टी के साथ है। जहां तक रहा आपका सवाल, अलग अलग लोग क्या करते हैं, मैं उसके बारे में तो कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मेरा जीवन का उद्देश्य है कि जो मैं निस्वार्थ सेवा कर सकता हूँ और जब तक हमारे शरीर में भगवान ने शक्ति दी है मैं करता रहूँगा। आगे कोई और योजना है इसके अलावा, दिव्यांग शिविर, स्वास्थ्य शिविर के, कंप्यूटर ट्रेनिंग के अलावा? योजनाएं तो बहुत सी हैं, समय समय पे मैं उन्हें कोशिश करता हूं कार्यान्वित करूं। जैसे पहले हमने पैर लगाने का काम चालू किया, पिछले कैंप से मैंने हाथ लगाने का काम भी चालू कर दिया है। अभी तक मैं आधा हाथ लगा पाता हूं, अब मैं प्रयास में हूं किस तरीके से किसी को पूरा हाथ ना हो या दोनों हाथ ना हो तो लगाए जाए। अभी मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं और जैसे ही कामयाबी मिलेगी उसको भी मैं लगाना चालू करूंगा। तो आपका इस सराहनीय कार्य में पूरा परिवार और जो रिश्तेदार हैं वो भी हमने देखा लगते हैं। डॉक्टर रजनी सरीन की पूरी अस्पताल की टीम भी लगती है, तभी सफल हो पाता है। हमारी एक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रजनी सरीन भी हैं। वो बहुत बड़ी समाज सेविका शुरू से हैं फर्रुखाबाद के लिए, और वो हमें अपना छोटा भाई मानती हैं और वो हमें बार बार बीच बीच में प्रेरणा भी देती रहती हैं कि भाई ये काम अच्छा किया जाए जिससे कि जनसेवा हो सके। तो उनसे भी मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं प्रयास करता हूं कि उन योजनाओं को भी लागू किया जाए। बीच बीच में कई बार डॉक्टर रजनी सरीन के यहाँ आपने देखा होगा बुजुर्गों के लिए हड्डी चेकअप कैंप लगते हैं। उसमें भले हम अपना आगे नहीं आते हैं, लेकिन उसके पीछे भी हमारी संस्था का सहयोग उनके साथ रहता है। धन्यवाद।